दुनिया भर में आजकल एक अजीब सी बेचैनी सी फैली हुई है ना? हाँ, बिल्कुल। माहौल थोड़ा तनावपूर्ण तो है ही। जैसे रूस यूक्रेन युद्ध है वो खिंचता ही जा रहा है, फिर गजा इजराइल संघर्ष वो थमने का नाम नहीं ले रहा। और अब ये इजराइल ईरान वाला मामला भी सीधे तौर पे सामने आ गया है। हाँ वही, तो माहौल वाकई गर्म है। हम्म। तो आज हमारे हाथ जो लेख लगा है हम्म। वो यही एक बड़ा सवाल उठा रहा है, क्या ये सब कहीं तीसरे विश्व युद्ध की आहट तो नहीं? ये सवाल तो आजकल कई लोग पूछ रहे हैं। और अगर हाँ, तो इस बार की ये वैचारिक लड़ाई, मतलब ये आइडियोलॉजिकल जंग, वो कैसी दिखेगी? सही। तो आज हम इसी लेख क्या हम तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं, इसी की रोशनी में दुनिया के मौजूदा तनावों और जो नए खेमे बन रहे हैं या बन सकते हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये एक जरूरी चर्चा है। चलिए देखते हैं ये लेख क्या कहता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम इन अलग अलग संघर्षों को देखें तो इनमें एक पैटर्न सा नजर आता है ना? जैसे रूस यूक्रेन युद्ध को ही ले लें। उसमें वो नाटो के विस्तार की चिंता है, रूस की अपनी असुरक्षाएं हैं, फिर पश्चिमी देशों के प्रतिबंध। हाँ, और उसने जैसे पूरब और पश्चिम के बीच जो एक खाई थी उसे और गहरा कर दिया है। बिल्कुल। ये तनाव सीधे सीधे ग्लोबल पावर बैलेंस को हिला रहा है। सही बात है। और फिर आप गजा इजराइल संघर्ष को देखिए। इसकी जड़ें तो बहुत गहरी हैं इतिहास में। उपनिवेशवाद, धर्म, पहचान। हाँ, और स्रोत ये भी इशारा करता है कि इस मामले में पश्चिम का जो रवैया रहा है, या जिसे कुछ लोग दोहरा रवैया कहते हैं, उसने दुनिया की नज़र में उसकी नैतिक साख पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये एक अहम नुक्ता है। और अब ये इजराइल ईरान का जो मामला है, हाँ, वो ज़्यादा चिंताजनक होता जा रहा है। पहले ये प्रॉक्सी वॉर जैसा था, मतलब पर्दे के पीछे से लड़ाई, अब लगता है खुली सैन्य झड़पें हो रही हैं। बिल्कुल। और इससे खतरा यह है कि ये आग पूरे मिडल ईस्ट में फैल सकती है। सही, और इसके साथ ही हमें भारत पाकिस्तान के बीच का वो पुराना तनाव भी नहीं भूलना चाहिए। कश्मीर, सीमा पार आतंकवाद और वो परमाणु टकराव की आशंका तो हमेशा ही बनी रहती है। हाँ, तो ये सारे बिंदु जब मिलते हैं तो एक काफी खतरनाक तस्वीर उभरती है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है जो लेख कहता है, वो ये कि अगर कोई बड़ा टकराव होता भी है तो वो शायद पिछले विश्व युद्धों जैसा नहीं होगा। अच्छा, मतलब वो सीधी सीधी लड़ाई नहीं होगी जैसे पहले थी, धुरी राष्ट्र बनाम मित्र राष्ट्र, या फिर पूंजीवाद बनाम साम्यवाद। हाँ, कोल्ड वॉर वाली। हाँ, लेखक का मानना है कि ये कहीं ज्यादा जटिल, मतलब कॉम्प्लेक्स होगा, और इसे शायद 4 अलग अलग वैचारिक खेमे या मोर्चे तय करेंगे। 4 खेमे, ये तो एक नया नजरिया है दुनिया को देखने का। कौन से हैं ये 4 खेमे? हाँ, लेकिन इन्हें साफ तौर पर बताता है। पहला है पश्चिमी खेमा। ओके। इसमें जाहिर है अमेरिका, यूरोपीय संघ, इजराइल और नाटो के सहयोगी देश आते हैं। इनकी पहचान है उदार लोकतंत्र, मुक्त बाजार और वो नियमों पर आधारित वैश्विक व्यवस्था। हालांकि स्रोत ये भी कहता है कि इन पर खासकर मानवाधिकार जैसे मुद्दों पर पाखंड या दोहरे रवैये के आरोप भी लगते हैं। ठीक है। ये हुआ पहला खेमा। और दूसरा खेमा है पूर्वी या प्रतिरोध खेमा। इसमें मुख्य रूप से रूस, चीन, उत्तर कोरिया जैसे देश हैं। इनका मुख्य एजेंडा पश्चिमी दबदबे का विरोध करना है। ये अपनी संप्रभुता पर बहुत जोर देते हैं और एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर यानी बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था चाहते हैं, जहां किसी एक सुपर पावर का बोलबाला ना हो। बिल्कुल। और ब्रिक्स प्लस जैसे जो मंच बन रहे हैं, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, और अब इसमें कुछ नए सदस्य भी जुड़े हैं, वो इनकी बढ़ती आर्थिक और सैन्य आत्मनिर्भरता को दिखाते हैं। दिलचस्प। तीसरा खेमा कौन सा है? तीसरा खेमा है इस्लामिक प्रतिरोध मोर्चा। इसका चेहरा मुख्य रूप से ईरान है और इसमें हिजबुल्लाह, हमास, हूती जैसे समूह भी शामिल माने जाते हैं। ओके। इनकी क्या विचारधारा है? इनकी विचारधारा मुख्य रूप से एंटी जायोनिस्ट है, यानी इजराइल की नीतियों के सख्त खिलाफ। साथ ही इस्लामी पहचान और उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष पर आधारित है। और लेख के अनुसार इन्हें दुनिया भर के कई वंचित मुस्लिम समुदायों से सहानुभूति या समर्थन मिलता है। ठीक है। और चौथा खेमा? चौथा खेमा, जो काफी अहम है, वो है तटस्थ या रणनीतिक स्वायत्तता वाला खेमा। अच्छा, इसमें कौन कौन है? इसमें भारत है, ब्राजील, तुर्की, आसियान के कई देश, अफ्रीका के भी कई देश आते हैं। ये वो देश हैं जो किसी एक गुट से पूरी तरह बंधना नहीं चाहते, मतलब गुट निरपेक्षता की तरह। हाँ, कुछ हद तक ये व्यावहारिक कूटनीति अपनाते हैं, सबके साथ अपने रिश्ते संतुलित रखते हैं और क्षेत्रीय संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जाहिर है आज की दुनिया जो इतनी तेजी से बढ़ रही है,
उसमें ये संतुलन साधना इनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। हाँ, ये तो है। इसमें भारत की स्थिति तो वाकई काफी खास नजर आती है। बिल्कुल। स्रोत इसे बहुसंरेखण या मल्टी अलाइनमेंट कह रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि भारत किसी एक खेमे से चिपकने के बजाय अपने राष्ट्रीय हितों के हिसाब से अलग-अलग देशों या गुटों के साथ जरूरत के मुताबिक संबंध रखता है, फ्लेक्सिबिलिटी रखता है। जैसे आप देखिए, रूस के साथ हमारे पुराने रक्षा संबंध हैं और अब ऊर्जा संबंध भी अहम हो गए हैं, खासकर तेल को लेके। हाँ। वहीं पश्चिम के साथ अमेरिका हो, क्वाड हो या यूरोपीय संघ हो, उनके साथ आर्थिक और तकनीकी साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। सही। फिर फिलिस्तीन का भारत ने ऐतिहासिक रूप से समर्थन किया है। तो दूसरी तरफ इजराइल के साथ हमारे रक्षा संबंध पिछले कुछ सालों में काफी गहरे हुए हैं। ईरान के साथ भी ऊर्जा और कनेक्टिविटी जैसे चाबहार बंदरगाह को लेकर साझा हित हैं। तो ये एक बहुत ही महीन संतुलन साधने वाली बात है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस पूरी जटिल तस्वीर में अगर हालात और बिगड़ते हैं तो भारत का रुख क्या हो सकता है? लेख इस बारे में क्या अंदाजा लगाता है? लेख का अनुमान यह है कि भारत कोशिश करेगा कि वो किसी भी सीधी सैन्य लड़ाई में शामिल न हो, जब तक कि उस पर सीधा हमला न हो। हाँ बिल्कुल, जब तक कि उसकी अपनी संप्रभुता या सुरक्षा पर सीधा खतरा ना आए। जैसे मान लीजिए चीन पाकिस्तान गठजोड़ से कोई बड़ा खतरा पैदा होता है, तब शायद स्थिति अलग हो। तो भारत का रोल क्या होगा? भारत शायद एक संतुलन बनाने वाले, एक बैलेंसिंग पावर और एक मध्यस्थ की भूमिका निभाने की कोशिश कर सकता है, खासकर ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों के लिए एक आवाज बनने की। अच्छा, मतलब अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का समर्थन करना, लेकिन जहां पश्चिम का दोहरा रवैया दिखे उस पर सवाल भी उठाना। और साथ ही यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जैसे जो वैश्विक मंच हैं उनमें सुधार की मांग करना, ताकि वो आज की दुनिया की सच्चाई को बेहतर तरीके से दर्शाएं। बहुध्रुवीयता पर जोर देना। तो कुल मिलाकर लेख का सार ये है कि भारत की पहली प्राथमिकता अपना विकास, अपनी आंतरिक स्थिरता और अपनी सीमाओं की सुरक्षा होगी। वो किसी वैश्विक खेमेबंदी का मोहरा नहीं बनेगा। बिल्कुल सही। और आखिर में स्रोत का निष्कर्ष भी इसी दिशा में है। वो कहता है कि हम शायद अभी तीसरे विश्व युद्ध के एकदम कगार पर नहीं खड़े हैं, लेकिन खतरे के संकेत तो साफ हैं। हाँ, ये संकेत नजरअंदाज नहीं किए जा सकते। और दांव पर सिर्फ देशों की हार जीत या सैन्य ताकत नहीं लगी है, बल्कि पूरी वैश्विक व्यवस्था का ताना बाना, उसका भविष्य दांव पर है। तो रास्ता क्या है? रास्ता लेख के मुताबिक तबाही से बचने का यह है कि दुनिया की बड़ी ताकतों को यह समझना होगा कि सिर्फ अपनी विचारधारा को सर्वश्रेष्ठ मानना और मिलिट्री पावर का अंधाधुंध इस्तेमाल, ये सब पुराने और खतरनाक तरीके हैं। समाधान पूर्ण युद्ध में नहीं, बल्कि व्यवस्था में पूर्ण सुधार में है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का सुधार हो, आर्थिक न्याय हो और हर क्षेत्र का, हर देश की संप्रभुता का सम्मान हो। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, और इससे एक महत्वपूर्ण सवाल भी उठता है। और लेख एक काफी सोचने वाली बात के साथ खत्म होता है। हाँ। वो ये कहता है कि अगर कोई एक देश है जिसमें इस मुश्किल दौर में दुनिया को रास्ता दिखाने की क्षमता हो सकती है, अपनी विश्वसनीयता, अपने इतिहास और अपनी रणनीतिक समझ के दम पर, हाँ, तो वो शायद भारत हो सकता है। ये एक बड़ा विचार है। हाँ, लेकिन सवाल वही है, क्या दुनिया इस तरह की भूमिका के लिए भारत की ओर देख रही है? हाँ। और क्या खुद भारत अंदरूनी और बाहरी तौर पर इस तरह की वैश्विक जिम्मेदारी निभाने के लिए वाकई तैयार है? ये एक विचार करने